पैसा खर्च करके ब्रांड कभी नहीं बनता। वो शॉर्ट टर्म के लिए बनेगा। आप 50 करोड़ डाल दो, शॉर्ट टर्म में आपका माल बिक जाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगी, यूएसपी नहीं होगी, आप 3 साल में खत्म हो जाओगे। आज अगर 10 टंकी मेरी बिकती है तो 2 टंकी या 3 टंकी कस्टमर पुल से बिकती है, 7 टंकी जो है वो अभी भी पुश सेल से होती है या रिटेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की क्रेडिबिलिटी या रिटेलर की क्रेडिबिलिटी से बिकती है। मेरे पास में शायद नंबर होंगे अपने रिटेलर्स के, बट मेरे हजारों रिटेलर्स के पास में मेरा नंबर होगा। प्राइसिंग हैज टू बी रीजनेबल, इट शुड नॉट बी हाई एंड, इट शुड नॉट बी लो एंड, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नीचे रखोगे तो आपकी ब्रांड की वैल्यू नहीं बनेगी। आदमी का परसेप्शन, जो परसीव वैल्यू होती है ना, वही आप खराब कर देते हो। सो वाटर टैंक में जितने इनोवेशंस हुए, 100% इनोवेशंस मैं गारंटी से कह सकता हूँ वेक्टर्स ने किए। और आज एमपी के पूरे इंडिया में एक एक छोटे से छोटे गांव कस्बे में हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। Welcome manufacturers. We are with Mr. Atul Adda of Vectors Industries. Let's start a story understanding of कि कैसे Vectors बना और कैसे रहा. Thank you for being with us. Thank you, Chetan. Thanks for calling me. So I started my business way back in 1991 with a बहुत ही छोटी सी कैपिटल थी, 1 लाख रुपए मेरे पिताजी ने दिए, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन था। जैसा मैंने आपको बताया कि ही वॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने 1 लाख रुपए दिए और उससे जो है बिजनेस हमने स्टार्ट किया। और एमपी में जो है इनिशियल 5-6 साल वॉज वेरी टफ। 91 में स्टार्ट किया, 91 में स्टार्ट करके 97 तक मैंने इसको इस्टेब्लिश किया। देन 98 में मैंने दूसरी फैक्ट्री भोपाल में लगाई। देन 2001 में जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो रायपुर में एक फैक्ट्री लगाई। सो मेरा इसमें क्वेश्चन है, व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आपने 1991 में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, तो आपको पहले थॉट था कि ब्रांड बनानी है, या ये कब आया? पहले से ही थॉट था? ये तो बहुत क्लियर था कि ब्रांड बनाना है, लेकिन ये भी मालूम था कि ब्रांड बनाना इतना आसान नहीं होता। तो हम लोगों ने बहुत बेबी स्टेप्स लिए, क्योंकि ब्रांड बनाना कभी ना उस समय इतना आसान था, ना आज इतना आसान है, क्योंकि इट नीड लॉट ऑफ मनी। तो बेबी स्टेप्स में सबसे पहले जो हमने करा वो ये करा कि यार एक अच्छे ब्रांड को एस्टेब्लिश होने के लिए 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप कितना भी पैसा खर्च कर दो, आपका ब्रांड नहीं बिकेगा। क्वालिटी शुड बी एट पार, क्वालिटी आपकी जो भी टॉप मोस्ट है उससे रादर, मैं तो ये कहूँगा हमने हमेशा, हमारे लिए सिंटेक्स जो है कंपटीशन रहा, तो हमने अपनी क्वालिटी को सिंटेक्स से ऊपर बनाई है। हर यूएसपी हमने ऐसी देखी जो सिंटेक्स में नहीं थी, वो हमने अपने प्रोडक्ट में डाली। तो हमने हमेशा ये क्लेम किया कि हमारा टैंक जो है वो सिंटेक्स से बेटर है और प्राइसिंग जो है सिंटेक्स से कम है। ये अगर आप बिल्ट इन करते हो तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी यू कैन हैव। दूसरा, सर्विस। आप कितने कम शॉर्टेस्ट टाइम में, लीड टाइम में आप कंज्यूमर तक या रिटेलर तक अपने माल को पहुंचा सकते हो, वो एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसकी ज़रूरत। और ख़ासतौर पे हमारा ट्रेड जो वाटर टैंक का था वो इस तरीके का ट्रेड है कि जहाँ वॉल्यूमनस प्रोडक्ट है, 1000 लीटर की टंकी में पता लगता है उसकी आधी दुकान भर जाती है, तो वो स्टॉक नहीं रखना चाहता। तो उसको तो ये कि ऑर्डर आया और सप्लाई डायरेक्ट कर दो, वो उसके लिए बेस्ट सिनेरियो था। तो सप्लाई हमारे लिए बहुत बड़ी यूएसपी, और आई थिंक सप्लाई हर ट्रेड के लिए यूएसपी है। उसको आप कैसे कर सकते हो? 2 चीजें ये थी। बेसिकली आइडिया ये था कि कस्टमर को टंकी अगर बेचना के लिए हमको उसको करना है तो हम उसकी आदत खराब कर दें, और आदत खराब तभी हो सकती है कि उसको टंकी की डिमांड आए और हम उसको माल पहुंचाएं। फास्ट सप्लाई चेन, क्योंकि अगर फास्ट सप्लाई चेन होगी, उसकी अगर स्टोरेज कॉस्ट नहीं होगी, जब तक इतना एफिशिएंट सप्लाई चेन आप नहीं डेवलप करोगे, तो सप्लाई चेन तो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस की नीड, आप अगर 2 दिन के लीड टाइम में अगर सप्लाई करते हो तो मैं तो ये कहूँगा आप उसको 1 दिन कैसे कर सकते हो। बिल्कुल, जब भूख लगी तब खाना मिलना चाहिए। सही कह रहे हो, नहीं तो भूख मिट जाती है। नहीं तो भूख मिट जाती है। और तीसरा, प्राइसिंग हैज टू बी रीजनेबल, इट शुड नॉट बी हाई एंड, इट शुड नॉट बी लो एंड, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नीचे रखोगे तो आपकी ब्रांड की वैल्यू नहीं बनेगी। आदमी का परसेप्शन, जो परसीव वैल्यू होती है ना, वही आप खराब कर देते हो। तो प्राइसिंग एक रीजनेबल बेंचमार्क में होनी चाहिए, ना हाई हो ना लो हो। यू शुड बी 5-10% चीपर देन द टॉप एंड ब्रांड। तो यू गाइस वर डीलिंग विद डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स व्हाइल बिल्डिंग योर ओन ब्रांड? हमने दोनों तरीके से किया। तो
कुछ जगह पे हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत अच्छे मिल गए शुरुआत में। कैसे? मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि बड़े शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो सारे मगरमच्छ जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं मगरमच्छ होते हैं, वो आपको दे वांटेड टू ग्रैब यू कि यार इसको निचोड़ लो, कितना मार्जिन इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो एक्सट्रैक्ट करो। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि यार छोटी जगह पे जा कर के जहाँ पर की डिमांड भी अच्छी है और वो नीडी है एक्चुअली। आज ग्वालियर से ज़्यादा भिंड में जो व्यापारी बैठा होगा या इंदौर से ज़्यादा मंदसौर में, रतलाम में, नीमच में जो व्यापारी होगा वो ज़्यादा नीडी है, क्योंकि अभी वो इंदौर से खरीद रहा है। अगर आप डायरेक्टली उसको जा कर के दोगे तो वो उसको लगेगा कि यार एक तो 2-3 बातें होंगी, एक तो प्राइसिंग उसको सस्ती मिलेगी, उसको सर्विस डायरेक्ट मिलेगी, एक उसका इमोशनल कनेक्ट बनता है कि यार ये कंपनी से मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो वो डायरेक्ट लेने वाला जो साइकोलॉजी है ना वो भी बहुत काम करती है। आदमी को लगता है यार डायरेक्ट ले रहा हूँ मतलब मैं सस्ता ले रहा हूँ। और आज एमपी के पूरे इंडिया में एक एक छोटे से छोटे गांव कस्बे में हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है और हम लोग जो है डायरेक्ट रीच करके वहां पे माल बेच रहे हैं। कैसे सेलेक्ट करते हो कि वो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है? हाउ डू यू जज? सो देखो अब तो बहुत सिंपल है। पहले बहुत मुश्किल हुआ करती थी, क्योंकि हम भी नई कंपनी थे, हमारी भी उतनी क्रेडिबिलिटी मार्केट में नहीं थी और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोडक्ट भी चलता नहीं था क्योंकि कॉन्सेप्ट था। और डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगता था कि यार मैं कहाँ इतना वॉल्यूम का एक ट्रक 1 लाख रुपए का आएगा, इसको रखूंगा। आपने क्रैक कैसे करा वो चीज? यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज़ जब ब्रांड बन जाती है तब तो रिजल्ट आ जाते हैं, बट जब नहीं बनती तब देखो उसके लिए आपको ना कंटिन्यूस फॉलोअप। एक बार में डिस्ट्रीब्यूटर कभी क्रैक नहीं होता, छोटा दुकानदार क्रैक हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्रैक नहीं होता। तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरा इंदौर का डिस्ट्रीब्यूटर, इट इज ऑलमोस्ट 30 इयर्स ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर एंड वेरी वेरी यू नो डीपली एसोसिएटेड विद अस, कि वो ब्रांड से इतना अफेक्शनेट है कि उसके पास में अगर कोई 10% सस्ता भी लेकर के पहुंच जाएगा तो वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उससे पर्सनल रिलेशनशिप बन गई। बट उस आदमी को क्रैक करने में मुझे कम से कम 3-4 महीने लगे, 3-4 पर्सनल विजिट्स करी और उसको कन्विंस किया कि आप बेचो, आपके पूरा सपोर्ट करेंगे आपको बेचने के अंदर, आपको कोई दिक्कत आएगी तो हम खड़े हुए हैं। इस लेवल तक का उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करा। तो डिस्ट्रीब्यूटर पे पैसे की कोई कमी नहीं होती। हमारा बेंगलोर का डिस्ट्रीब्यूटर वो तो ये कहता है मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, मैं फाइनेंसर हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपने बोला डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप ट्रेन कैसे करते थे रिगार्डिंग हाउ इज योर प्रोडक्ट बेटर देन अदर कंपनीज? जो आपने बोला कि हम क्लेम कर सकते थे कि हमारा प्रोडक्ट बेटर है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद को इस बात के लिए कन्विंस होना चाहिए कि आपको मतलब आपकी कंपनी के एक एक एम्प्लॉय को कि हाँ हमारा प्रोडक्ट कंपटीशन से बेटर है। उसको रियल बेसिस पे अच्छा बनाने की जरूरत है और वो हमने बनाया। सो वाटर टैंक में जितने इनोवेशंस हुए 100% इनोवेशंस मैं गारंटी से कह सकता हूँ वेक्टर्स ने किए। सारे इनोवेशंस हमने किए क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे जाके वी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम कि यार ये प्रॉब्लम प्रोडक्ट में है कहाँ कंज्यूमर को दिक्कत आ रही है। पानी गर्म होता है, 40 डिग्री टेम्परेचर अगर एम्बियंस का है और वो 40 डिग्री अगर पानी वाटर टैंक की वॉल थिकनेस 3-4 mm की होती है तो ऑलमोस्ट 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम होकर के वो होता है। अब गर्मी में अगर आदमी आकर के नहाएगा तो कितनी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो हमने उसका सॉल्यूशन दिया, हमने पफ इंसुलेटेड टैंक बनाया। तो जब तक आप प्रोडक्ट की गहराई में जाकर के कस्टमर से इंटरेक्ट करके रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे और उसका सॉल्यूशन नहीं दोगे, आपकी यूएसपी नहीं बनेगी। और जब तक प्रोडक्ट में यूएसपी नहीं होगी आप अपना ब्रांड नहीं बना सकते। पैसा खर्च करके ब्रांड कभी नहीं बनता, वो शॉर्ट टर्म के लिए बनेगा। आप 50 करोड़ डाल दो, शॉर्ट टर्म में आपका माल बिक जाएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगी, यूएसपी नहीं होगी, आप 3 साल में खत्म हो जाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। नाउ द थर्ड पार्ट इज कंज्यूमर बोले कि मुझे वेक्टर्स की टंकी चाहिए या वाटरवेल की टंकी। हाउ डिड यू गाइस वेंट इनटू दैट? देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा ब्रांड है, बट आई एम 100% श्योर कि आज अगर 10 टंकी मेरी बिकती है तो 2 टंकी या 3 टंकी कस्टमर पुल से बिकती हैं, 7 टंकी जो है वो अभी भी पुश सेल से होती है या डिस्ट्रीब्यूटर की क्रेडिबिलिटी या रिटेलर की क्रेडिबिलिटी से बिकती है। रिटेलर इज किंग नाउ, दैट्स रिटेलर इज किंग, डेफिनेटली किंग। और उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो उस लेवल पे अगर आपने ब्रांड बना लिया तो आप ये समझो आप 70% जंग आप जीत गए। आपकी लड़ाई जो है 70% खत्म हो गई, क्योंकि कस्टमर के
तो बाद में आएगा। सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्टअप आना चाहिए रिटेलर का। और रिटेलर का कॉन्फिडेंस जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों से आ जाता है। उसके लिए आपको बहुत मेगा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए पॉइंट ऑफ परचेज में जैसे डीलर बोर्ड है, पोस्टर्स लगवा दो, ग्लो साइन बोर्ड्स लगवा दो, उसके शटर के ऊपर पेंट करवा दो, छोटे छोटे गिफ्ट्स आप उसको दे दो कि यार तू 10 टंकी बेचेगा तो तेरे को जो है एक कोस्टर का सेट मिलेगा, कुछ भी समथिंग लाइक दैट। इस तरीके की एक्टिविटीज आप करते रहो जो कि कंटिन्यूअल बेसिस पे होनी चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस। अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आपने एक दिन आए खर्चा कर दिया और 4 दिन भूल गए बिल्कुल सही, तो वो काम नहीं करेगा। तो आप कंसिस्टेंसी में अपने बजट को बनाओ, भले 2% आप टॉप लाइन का जो है वो मार्केटिंग के ऊपर रखो और अक्रॉस द बोर्ड उसको खर्चा करो। गिनी चुनी एक्टिविटीज़ में करो, मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी मत करो, गिनी चुनी एक्टिविटीज़ में करो एंड ट्राई टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ रिटेलर। अगर वो रिटेलर का कॉन्फिडेंस, आप आज किसी भी, देखिए आप एक्सेप्ट फॉर द टॉप ब्रांड्स आप छोड़ दो जो किसी भी कैटेगरी में है, आप अगर किसी रिटेलर के पास जाते हो तो 100 में से 80 कस्टमर जो है रिटेलर से पूछते हैं भैया आप बताओ ना कौन सा अच्छा प्रोडक्ट। बिल्कुल सही कह रहे हो, नॉन ब्रांडेड मार्केट भी है इंडिया में। दूसरी चीज़ है कि रिटेलर मीट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो करना चाहिए। उससे क्या, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर का एक शहर के अंदर 100 रिटेलर्स हैं और वहाँ पे 500 सैनिटरी के काउंटर हैं, तो वी यूज टू कॉल ऑलमोस्ट एवरीबडी, अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले कराते थे, उसको खाना खिलाते थे। आप 500 बुला रहे हो, 100 उसके एग्जिस्टिंग है तो 100 तो ले ही रहे माल, वो तो ऑर्डर देंगे। 500 में अगर 50 और कन्वर्ट हो गए तो आपका बिजनेस जो है 30, 40, 50% इमीडिएटली बढ़ जाता था। रोड शोज हम बहुत रेगुलर करते थे और ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें बहुत खर्चा नहीं होता लेकिन बहुत फोकस्ड होता है। ब्रांड की गुडविल नहीं चलती है। जब आप बना रहे थे आपने बोला एक पॉइंट बोला आपने कि ब्रांड हूँ तो प्राइस पॉइंट रखना चाहिए मुझे ऊपर। जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया प्राइसिंग का, मेरे हिसाब से प्राइसिंग प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द गुड इमेज ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को हल्का कर दिया तो आपका माल नहीं बिकेगा, या उसका परसेप्शन कितना भी अच्छा हो उसका परसेप्शन खराब बन जाएगा। और परसेप्शन में क्वालिटी तो डेफिनेटली जो दिख रहा है वो आएगी, सप्लाई चेन आएगी, बट प्राइसिंग ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल। अगर आप बहुत सस्ता करके बेचोगे आप अपनी इमेज खुद खराब कर रहे हो। What is your thought on retailer feedback? तो हमारे 3-4 मेथड, एक तो हम लोगों ने डायरेक्ट टच अपना काफ़ी बना करके रखा था एंड हम लोग जो है रिटेलर कनेक्ट मीटिंग्स, मतलब रिटेलर्स की मीट्स जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट लेवल पे करते थे। मतलब हर महीने में 3-4 मीटिंग्स अक्रॉस द कंट्री कहीं ना कहीं होती थी जिसमें हम 150-200 रिटेलर्स को बुलाते थे, उनके अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले होता था, उनको दिखाते थे। और उनका एक्चुअल में आप सुधार अपने प्रोडक्ट में तभी कर पाओगे जब आप उन लोगों से बात करोगे, क्योंकि वो लोग ना ग्रास रूट लेवल पे उनको पता होता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा खराब है और कौन सा अच्छा बन सकता है अगर ये सुधार कर दिया जाए। तो ये फीडबैक तो या तो आप उनसे पर्सनली मिलो या आपकी सेल्स टीम को आप इतना ट्रेंड करो कि जो प्रॉपर फीडबैक लेकर के फॉर्म भरवा करके, हमने गूगल सर्वेज वगैरह भी रेगुलर करते रहते थे जिसमें कई सारे क्वेश्चंस रहते थे जिसमें हम उनसे पूछते थे। हमारे जो सेल्स की टीम थी उनसे हम फीडबैक रेगुलरली लेते थे कि भाई कंपटीशन क्या कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है तो हमें पहले से तैयारी क्या रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए नहीं होगे, आपकी टीम ग्राउंड लेवल पे जुड़ी नहीं होगी, तब तक नहीं कर पाए। इवन आप कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी कर दो, जब तक आप ग्राउंड लेवल पे नहीं जुड़े होगे तब तक आप अपने प्रोडक्ट में करेक्शन नहीं कर। एक और चीज़, जैसे आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन टास्क, और ऑपरेशन में सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है क्वालिटी को मेंटेन करना। हाउ डिड यू गाइस स्केल सो मेनी फैक्ट्रीज? आपकी मतलब हर जगह फैक्ट्री है, हर स्टेट में एक फैक्ट्री है, आप लोगों ने वो स्केलिंग अप और वो मेंटेन कैसे करा कि स्केल करते हुए भी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी ऑफ ब्रांड मेंटेन रहे? देखिए वो तो सबसे बड़ी यूएसपी है, वो आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक तो प्रॉपर एसओपीज आप बना करके रखो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस डिफाइंड हो। रॉ मटेरियल हम लोग ज़्यादा प्ले, थोड़ा बहुत तो प्ले ऊपर नीचे होता है बट ज़्यादा प्ले नहीं करते थे। रिलायंस, IOCL स्टैंडर्ड कंपनीज से ही माल लेते थे। प्रॉपर एसओपीज बना रखी थी, क्वालिटी की टीम थी, प्लांट मैनेजर्स को बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि भैया आपको कोई भी जो है अननेसेसरी में आउट ऑफ द वे जा कर के रिस्क नहीं लेना, अगर प्रोडक्ट ख़राब है तो उसको रिजेक्ट करो। तो उस तरीके, और उसके बाद भी गलतियां अगर होती थी
तो हम लोगों का बिल्कुल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का था कि वी वर वेरी ओपन अबाउट कि अगर माल खराब गया है तो वी आर रेडी टू टेक, जो जनरली नहीं होता है। वी वर रेडी टू टेक। तो एक कॉन्फिडेंस रिटेलर के मन में होता था कि यार अगर खराब आ भी गया ना तो वापस हो जाएगा। और चौथा, हम लोगों की रीच जो है ना, मतलब मेरे पास में शायद नंबर होंगे अपने रिटेलर्स के, बट मेरे हजारों रिटेलर्स के पास में मेरा नंबर होगा और वो मैसेज डाल देते हैं, फोन कर देते हैं। तो वो एक जो रिलेशनशिप जो होती है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो रिटेलर के मन में इतना कॉन्फिडेंस था कि यार इनकी अगर प्रोडक्ट में खराबी होगी तो मेरा नुकसान नहीं होगा, वो कंपनी वापस ले लेगी। इंटरेस्टिंग। कैसे ब्रांड बनाना है? आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। साथ साथ एक फैक्ट्री चलाना और एक ब्रांड बनाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑल टुगेदर। आई थिंक दैट वाज एन अमेजिंग सेशन, Atul sir. Thank you. Very amazing to host you. Thanks to invite me.